नमस्कार दोस्तों। तो अब हम लोग आज बात करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है ग्रामीण परिवेश। ठीक, ग्राम समाज एवं विकास पर। देखिए, ग्राम समाज एवं विकास पर जो अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो नया सिलेबस रिलीज हुआ है, उसमें इन्होंने बताया है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 25 नंबर के होंगे 25 प्रश्न। मोस्टली यह सिलेबस कुछ अलग नहीं है, बस ग्रामीण समाज को केंद्रित करके जीएस से थोड़ा अलग पार्ट बना दिया गया है। अन्यथा ये सिलेबस जीएस का है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत है नहीं। जैसा कि हम पॉलिटी में पढ़ेंगे उसी तरीके से हम इसे यहां पर पढ़ेंगे और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए हम पूरे सिलेबस को कवर करते जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं ग्रामीण समाज क्या है, ग्रामीण समाज क्या है और ग्रामीण विकास क्या है। तो सबसे पहले जानिए ग्राम क्या होता है। ठीक, गांव की परिभाषा क्या होती है। देखिए, मैंने बहुत से सरकारी वेबसाइट्स पर सर्च किया, लेकिन सरकार द्वारा गांव की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। ऐसे में हमने समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से एक परिभाषा लिखी है। देखते हैं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से गांव किसे कहा जाता है। तो मनुष्य जब वन्य जीवन से अलग होकर सामुदायिक प्रयत्नों की ओर आकर्षित हुआ और उसने सह अस्तित्व की दिशा में साथ बस जाने का जो उपक्रम, जो प्रयास किया, उसी सामाजिक संगठन की जो पहली इकाई बनी उसे ही गांव कहा जाता है। सिंपल सी ये, हालांकि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे इसमें कठिन वर्ड आ गए हैं, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि किसी निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाली एक निश्चित जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा यदि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है तो उसे क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। अधिकांश हिस्सा कितना होगा? ये मान के चलिए लगभग 75% आबादी, किसी भी क्षेत्र की यदि 75% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है तो उसे क्या कहेंगे? गांव कहेंगे। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा शब्द आया है? प्राथमिक क्षेत्र। ये इकोनॉमिक्स पढ़ते समय पढ़ाया जाता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जहां कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, अन्य संबंधित कृषि प्रकार तथा खनन व जैसे कार्य सम्मिलित होते हैं। यह युग है कि प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र जहां पर उस प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का प्रसंस्करण करते हुए उसे अंतिम उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक, जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं चावल। चावल कौन पैदा करता है? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि से चावल पैदा हुआ, लेकिन उसी चावल को प्रसंस्कृत कर, फोर्टिफाइड कर, पैकेट में बंद करके और अंतिम रूप से किसी व्यक्ति को दे दिया गया कि अब वह उस चावल को खा सके, और उसी को क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र, यानी वो हो जाएगा उद्योग क्षेत्र में शामिल। तृतीय क्षेत्र में सेवा आती है, सर्विस सेक्टर आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन हुआ, द्वितीय क्षेत्र में उसका प्रसंस्करण हुआ और अंतिम रूप से वस्तु तैयार हुई। अब उस तैयार वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने यानी वितरित करने में जितने लोग, जितनी चीजें लगेंगी, उसी को सर्विस सेक्टर में लिया जाता है। यानी कि जोमेटो का जो कर्मचारी है, जो कि होटल से लेकर आपके घर पर कोई भी चीज मुहैया कराता है, वो क्या दे रहा है? अपनी एक सेवा दे रहा है। ठीक, इसी को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आती हैं, यानी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। आशा करता हूं आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में मैंने एक शब्द और इस्तेमाल किया है, खनन। ठीक, खनन का मतलब यदि कोई चीज जैसे इस्पात है, ठीक, इस्पात का खनन किया जा रहा है किसी क्षेत्र में और वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि वहां से कच्चा माल निकल रहा है अयस्क के रूप में, फिर उसका शुद्धिकरण होगा और स्टील का निर्माण किया जाएगा। इस्पात के जो अयस्क होते हैं उनसे स्टील बनाई जाएगी बाकायदा। उसके बाद वो जो जहां पर बनेगा उसे क्या कहेंगे? उद्योग क्षेत्र। और जब उसको निर्यात किया जाएगा तो ऑब्वियस है बीच में कई सारी चेन शामिल होंगी, यानी व्यापारी, कई सारे व्यापारी शामिल होंगे। जब वो निर्यात करेंगे, उन्हीं
के द्वारा किए गए निर्यात के कार्यों को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। इस प्रकार आप किसी भी क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्षेत्र या किसी क्षेत्र में रहने वाली एक निश्चित जनसंख्या यदि उसका अधिकांश भाग प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है तो उसे गांव कहते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए यहां पर हमारे सिलेबस में दिया गया है ग्राम्य समाज। तो हम समाज के बारे में जानेंगे, गांव के बारे में जानेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक दिया गया है विकास। ठीक, विकास की भी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जैसे विकसित देश भी आज भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, वो लगातार संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं। उनकी नजर में भगवान जाने कौन सा विकास हो जाएगा या विकास की किस परिभाषा पे जाकर वो रुक जाएंगे। तो विकास गुणात्मक होता है, इसके बारे में जानेंगे। और विकास कैसे होता है किसी व्यक्ति या समुदाय का, तो देखेंगे उस विकास को करने के लिए कुछ संगठन होते हैं, ठीक, जो कि सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं के लाभों को पहुंचाते हैं। परिणामतः वे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, उनके रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन आता है और इसी को क्या कहते हैं? विकास कहा जाता है। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, ग्राम्य समाज। ठीक, तो हमने ग्राम की परिभाषा कर ली। अब देखते हैं यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा। आपकी परिभाषा से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, क्षेत्र पूछे जा सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। कोई कार्यविधि, कोई घटना दे दी गई कि जैसे मछली उत्पादन किस क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप क्या मारेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, बिस्किट का उत्पादन किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है, तो आप क्या मारेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि कोई बस ले जा रही है तो उस बस द्वारा किया गया कार्य किस क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगले प्रश्न कहां से बनेंगे? गांवों का इतिहास। भारत में ग्रामीण इतिहास से प्रश्न बनेंगे। हालांकि मैंने यहां पर थोड़ा सा ही इतिहास लिखा है, हम इसे इतिहास के टॉपिक में अलग से कवर कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे ग्रामीण समाज के वर्गीकरण से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, तो इसके बारे में इसी के बाद चर्चा करते हैं। पहले हम इतिहास को देख लेते हैं। यदि हम ग्रामीण समाज के इतिहास की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, यानी लगभग 600 से 700 बीसी में, यानी ईसवी पूर्व में उत्तर वैदिक काल का समय आता है, सॉरी। तो उसमें उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में हमें ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। पहले परिवार से बड़ा एक होता है कुल या कुनबा कह सकते हैं, फिर उससे बड़ा ग्राम, और ग्राम से बड़ा विश्व, और विश्व से बड़ा जन हमें दिखाई पड़ता है। ये कहां पर वर्णित है? ये ऋग्वेद में वर्णित है। आपका ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ये विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है और ये इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे संस्थाएं थी। यानी पहले परिवार थे, परिवार से कुल बना, कुल से गांव बने, गांवों से बड़ी संस्था थी विश्व, और विश्व से बड़ी संस्था थी जन। अब आगे आते हैं तो जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार, विश्व शब्द का 171 बार, ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख हुआ है। यहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द जो है इसका उल्लेख केवल एक बार, तथा जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। अगर हम इसे वर्तमान व्यवस्थाओं में ढालकर देखें तो ग्राम तक तो आप समझ ही गए हैं, गांव होगा। गांव से बड़ा क्या है? जो यहाँ विश्व है उसे आप तहसील मान सकते हैं, जो ये जन है उसे आप जिला मान सकते हैं, और फिर कहेंगे फिर जनपद का है कहते हैं जिला को आज। तो भैया उस टाइम पर जनपद एक बड़ा इलाका होता था। हालांकि ये आप आएंगे बौद्ध काल में, या यूं कहे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जहां पर महाजनपदों का उदय होता है। तो छोटे छोटे जन से जनपद बने और उन्हीं से महाजनपद बने, और मगध, अवंती,
मगध, अवंती, वैशाली जैसे महाजनपदों का उदय हुआ, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हम इतिहास के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां से ये सारी चीजें आपको जाननी है। अब देख लेते हैं, जो परिवार का मुखिया होता था यानी घर का मुखिया होता था, उसे गृहपति कहा जाता था। जो कुल का मुखिया होता था उसे कुलप, तथा जो गांव का मुखिया होता था उसे ग्रामणी कहते थे। वहीं विष का मुखिया विषपति और जन का मुखिया राजन कहलाता था। इसीलिए आप लोग विभिन्न प्राचीन धारावाहिकों में राजन राजन कहते हुए सुनते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए यहां पर राजन जो है, जो राजा होता था, वो जो ये ग्रामणी होते थे, ये राजा की सहायता करते थे, युद्ध में राजा की सहायता करते थे। और राजा किसी भी व्यक्ति का स्वामी होकर, यानी कि राज्य का स्वामी ना होकर, अपितु वह युद्ध का स्वामी होता था। राजा क्या होता था? युद्ध का स्वामी होता था, युद्ध में अगुवाई करता था। और ग्रामणी इन्हें लड़ाके भी आप कह सकते हैं। और राजा पर नियंत्रण रखने वाली कुछ संस्थाएं होती थी, जिन्हें सभा, समिति, गण व विदथ नाम से जाना जाता था। यहां पर और ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस ग्राम्य समाज एवं विकास है। जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसको बहुत अधिक एक्सप्लेन करते हुए या अच्छे से समझते हुए निकल चलेंगे। इसलिए यहाँ पर छोटा सा चैप्टर हम करने जा रहे हैं कि भारत में गांवों का उदय कब दिखाई पड़ता है? ऋग्वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। आप लोगों के मन में ये संकट भी आ रहा होगा या प्रश्न आ रहा होगा कि भारत का इतिहास तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता बच्चा क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता। हमारा भैया ग्रामीण इतिहास यानी गांव क्या होता है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसका अब वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अगले स्लाइड पर चले, पहले हम देख लेते हैं जो विकास है, विकास के बारे में क्या क्या पढ़ना है। हमें संगठन पढ़ने हैं, ग्रामीण स्तर पर जो संगठन है उनको पढ़ना है, यानी ग्राम के प्रशासन के बारे में जानना है। दूसरा, राजस्व प्रशासन यानी गांवों से जो कर लिया जाता है या गांवों से जो टैक्स लिया जाता है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ग्रामीण प्रशासन और राजस्व प्रशासन के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए, विकास का महत्वपूर्ण अंग होता है, या यूं कहें कि योजनाओं के माध्यम से ही, सरकारी योजनाओं के माध्यम से ही विकास आगे फलता फूलता है या आगे बढ़ता है। इसलिए हम यहाँ पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। इसी के बाद हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अब हम देखेंगे गांवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो गांवों का वर्गीकरण आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब ये मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन उसमें बाकायदा गांवों का वर्गीकरण दिया गया है। तो हम एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए गांवों का सारा वर्गीकरण देख लेते हैं। तो गांवों का वर्गीकरण हम दो आधारों पर देखेंगे, एक कार्य के आधार पर और एक बसावट के आधार पर। कार्य के आधार पर जे हेल्डर महोदय ने जो गांव का वर्गीकरण किया है, भारत सरकार ने भी उसी को स्वीकार्यता दी है। इसलिए हम इनके अनुसार देख लेते हैं गांवों का वर्गीकरण। तो इन्होंने कहा संक्रमणशील या अस्थायी कृषक ग्राम। संक्रमणशील या अस्थायी कृषक ग्राम यानी कि ये जो इन गांवों में जो खेती हो रही है वो अर्धस्थायी है। ठीक, आधी स्थायी है, यानी कि ऑब्वियस है। अर्धस्थायी का मतलब क्या हुआ? हो सकता है आधी आबादी खेती में संलग्न हो, लेकिन आधी आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसे ही अर्ध अस्थायी कृषक ग्राम कहा गया। और ये संक्रमणशील है, यानी कि ये ना तो गांव में है और ना ही शहर में है। शहर किसे कहते हैं? शहर जिसकी हमने ग्राम किया कि लगभग जिसकी 75% से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों में संलग्न हो, वहीं शहर इसी का जस्ट उल्टा कि जहां की लगभग 75 से 80% आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। और यहां पर क्या है? लगभग आधी आबादी कृषि कार्य में है, आधी आबादी गैर कृषि कार्य में है। तो इसे हम क्या कहेंगे? संक्रमणशील। यानी हो सकता है आने वाले समय में कृषि जोतों का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में यहां पर जो छोटी जोत के लोग होंगे, हो सकता है अपना खेत बेच दे या
खेती करना बंद कर दें, अपितु दूसरे को खेती दे दें और अपना कोई दूसरा काम करने लगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे उस इलाके की आबादी शहर में परिवर्तित होने लगेगी, यानी गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने लग जाएगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संक्रमणशील या अर्ध स्थायी कृषक ग्राम। अब देखते हैं स्थायी कृषक ग्राम, ऐसा गांव जहां की लगभग आबादी 1-2% को छोड़कर, क्योंकि भाई कोई लुहार भी होगा, ठीक, कोई नाई भी होगा, कोई बनिया भी होगा, तो वो तो भाई ये काम खेती वाला नहीं कर रहे हैं ना, तो कुछ परसेंट आबादी छोड़ के बाकी सारी की सारी आबादी कृषक कार्यों में संलग्न है और कृषि से ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी ने बनावट के आधार पर गांवों को 2 भागों में बांटा है। एक तो भौतिक भूगोल के आधार पर, यानी कि जहां का जैसा भूगोल है उसे उन गांवों की संज्ञा दे दी गई है, जैसे पर्वतीय गांव, मैदानी गांव, पठारी गांव, तटीय गांव, ठीक, मरुस्थलीय गांव, और जो वन ग्राम है ये क्या है, बेसिकली आपके आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी समुदाय कहां रहता है, ज्यादातर वनों के नजदीक या वनों में रहते हैं, तो इन्हें वन ग्राम कहते हैं और इनके संरक्षण के लिए स्पेशल सरकार योजनाएं चलाती है। हम इसे आगे चलकर पेशा अधिनियम 1996 को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकृति के आधार पर कई प्रकार के गांव एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, उन्हीं को देखते हैं। तो एक तो है रैखिक गांव। रैखिक का मतलब बच्चा, यहां पर अगर कोई रोड सीधी रेखा में जा रही है, रोड या रेल, ठीक, कुछ भी रोड हो यानी सड़क हो, रेल हो, ठीक, या नदी हो, और उसके दोनों तरफ क्या हो, आबादी बस जाए, ठीक, तो ये क्या है, देखिए लंबाई में आबादी बस रही है, तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक गांव। ठीक, वहीं दूसरा आयताकार गांव। देखिए अगर किसी क्षेत्र की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हो, किसी क्षेत्र की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हो, तो इस डिब्बे के अंदर, मतलब यहां पर क्या होंगे, ढेर सारे घर बस जाएंगे जिनके चारों ओर बढ़िया सड़कें हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, आयताकार गांव। ठीक है, वहीं वृत्ताकार गांव कहां पर बसते हैं, किसी झील या तालाब। मान लीजिए कोई झील है या तालाब है, उसके चारों ओर क्रमशः घर बसते चले जाएं, तो क्या कहेंगे, इसे वृत्ताकार गांव। और ये झील या तालाब अगर ना भी हुआ तो आदिवासी इलाकों में क्या होता है कि पशुओं को, अपने घरेलू पशुओं को जंगली जानवरों से बचाने के लिए गांवों का गठन या गांव की बसावट इस तरह की जाती है कि चारों तरफ से घर बने होते हैं और बीच का जो क्षेत्र होता है वो खेलकूद, मनोरंजन और पशुपालन के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे में ये गांव हमें वृत्ताकार रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, आगे आते हैं तारे का आकार। यदि ढेर सारी सड़कें आकर किसी एक बिंदु पर मिल रही हो, देखिए अगर सड़कें इस तरह हों, ठीक, एक ही बिंदु पर या एक ही चौराहे पर, या गोल, जिसे गोल चौराहा अक्सर बोल दिया जाता है, ठीक, या चौक बोल दिया जाता है, वहां पर ढेर सारी सड़कें आपस में आकर मिल रही हो, तो इन सड़कों के सापेक्ष रैखिक रूप में जो गांव बस जाते हैं, इन्हें ये गांव हमें दिखाई पड़ते हैं तारे के आकार में। कैसे, तारे के आकार में ये संरचना बन जाती है, इसे तारे के आकार की बसावट या आकृति कहते हैं। आगे चलिए, देखिए टी आकार। मान लीजिए कोई रोड निकल रही हो इस तरह, और एक सड़क, यानी ये तिराहा होता है बेसिकली, तिराहे के दोनों तरफ ये क्या हो जाए, यहां पर सब गांव बस जाए और यहां पर भी गांव बस जाए, यहां पर इधर गांव बस जाए, तो ये क्या आकार ले लेगा, ये टी आकार ले लेगा। आगे की तरफ आते हैं वाई आकार। ये भी एक तिराहा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये समझ लीजिए ऐसे है, ठीक, यानी कि दो सड़कें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं और वहां से एक सड़क निकल जाती है, ठीक, यहां से क्या बनता है, इधर भी गांव बसना, इधर भी गांव बसना, इधर इधर, तो ये वाई आकार का गांव बन जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं दोहरे गांव। ये बेसिकली बनते हैं नदी या पुल के दोनों तरफ जब गांव बस जाते हैं, यानी कोई नदी जा रही है, उसके दोनों तरफ गांव बस जाना, ठीक, या बीच में एक पुल बन गया, ठीक, तब भी दोनों तरफ गांव बस जाएंगे।
इस तरह इसे दोहरे गांव कहे जाते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया कि गांवों का वर्गीकरण किस रूप में, एक तो कार्य के आधार पर अर्ध स्थायी कृषक ग्राम या संक्रमणशील गांव होते हैं ये। दूसरा स्थायी कृषक ग्राम किसने दिया, जे हेल्डर ने दिया है। ठीक, भारतीय गांवों का विभाजन इन्होंने इस कार्य के आधार पर किया है, भारत सरकार ने भी इन्हें मान्यता दी है। आगे चलते हैं बसावट के आधार पर, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। भौतिक भूगोल के आधार पर पठारी, मैदानी, पर्वतीय, तटीय, मरुस्थलीय, वन ग्राम, ये सारे के सारे ग्राम हैं। और आकृति के आधार पर रैखिक, आयताकार, वृत्ताकार, तारे का आकार, टी आकार, वाई आकार, दोहरे ग्राम, ये सारे के सारे गांव आपको याद रखने हैं। कभी भी एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी सड़क के किनारे, किसी भी सड़क के दोनों किनारे या एक किनारे पर बसे हुए गांव के प्रतिरूप को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, रैखिक प्रतिरूप। किसी तालाब के किनारे बस जाने वाले गांवों को क्या कहा जाता है, वृत्ताकार प्रतिरूप। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कि भैया संक्रमणशील या अर्ध कृषक ग्राम किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे जिसकी आधी आबादी लगभग गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, तो उसे अर्ध कृषक ग्राम कहते हैं। वहीं कृषक ग्राम क्या है या स्थायी कृषक ग्राम क्या है, जिनकी लगभग आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रामीण समाज की विशेषताएं और फिर गांव एवं शहरों में क्या अंतर होता है। हालांकि गांव एवं शहरों में अंतर और ग्रामीण समाज की विशेषताओं से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे, ग्रामीण समाज पर वैश्वीकरण एवं उदारीकरण का प्रभाव। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ग्राम की सामाजिक संरचना के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आकारी कई प्रकार के सामाजिक संरचना को आप कई प्रकार से पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो कुछ फॉर्मेट हमारे पास है, या यूं कहें कि अधिकतम रूप से जिनसे हम परिभाषित समाज को, ग्राम समाज को कर सकते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। यहां से भी अक्सर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन देख लीजिए आकारी संरचना की बात करें तो कोई भी गांव 100-200 की आबादी से लेकर 8 से 10 हजार की आबादी तक हो सकता है। ठीक, अपने यहां भी आप ये उदाहरण देख सकते हैं। उसे आकारी आधार पर ग्रामीण संरचना को देखा जा सकता है। वहीं आर्थिक आधार की बात करें तो गांवों में कई सारे गांव ऐसे होते हैं जहां पर आर्थिक आधार अलग अलग होते हैं। कई सारे गांव, जैसे कि कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जिनके पास कृषि कार्य के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होती है, परिणामतः वो लोग दूसरे गांव में जाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं एज ए मजदूर या कुशल श्रमिक के रूप में, जैसे बढ़ाई, लोहार, नाई आदि आदि, आप समझ सकते हैं। तो उसे आर्थिक आधार पर हम गांव की सामाजिक संरचना को देख सकते हैं। वही राजनैतिक आधार पर गांव की संरचना को समझा जा सकता है। ठीक, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हालांकि देश के अधिकांश भागों में गांव की राजनीतिक संरचना एक जैसी हो गई, परंतु आदिवासी इलाके या पिछड़े इलाके, या यूं कह दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हम देखेंगे तो राजनीतिक संरचना वहां की हमसे भिन्न होगी। वहीं 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में भी जो राजनीतिक संरचना है वो उत्तर भारत के, या यूं कहें उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे बड़े राज्यों की तुलना में वहां की राजनीतिक संरचना एकदम भिन्न पाई जाएगी। तो यहाँ पर राजनीतिक संरचना को भी हम दो भागों में देख सकते हैं। एक तो मैदानी राज्य कह सकते हैं, मैदानी राज्य। ठीक, वहीं दूसरा मैदानी राज्य नहीं, यूं कहें कि मैदानी क्षेत्र, और वहीं दूसरा हम देख सकते हैं आदिवासी क्षेत्र। ठीक, आदिवासी क्षेत्र। वहीं चलते हैं आगे की तरफ और सामाजिक संरचना के बारे में जानते हैं। देखिए सामाजिक, देखिए किसी भी चीज को आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या करेंगे, उसे 4-5 भागों में आप तोड़ देंगे। ठीक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, यही सारे तत्वों के आधार पर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकने में सक्षम हो सकते हैं। आइए देखिए सामाजिक संरचना में क्या आता है। गांव में एक धर्म होता है। ठीक, विभिन्न धर्मों के लोग साथ में रह सकते हैं, रहते ही हैं। ठीक, गांव में कुछ पर्टिकुलर जातियां होती हैं। ठीक, उनके कुछ रीति रिवाज होते हैं।
ठीक, देखिए कभी भी रीति रिवाज निगेटिव नहीं होते हैं। अक्सर लोग रीति रिवाजों को निगेटिव फॉर्म में देखते हैं, लेकिन रीति रिवाज कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। हाँ, अगर रीति रिवाज किसी रूढ़ि का रूप धारण कर ले कि अब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो निगेटिव हो जाते हैं। अन्यथा रीति रिवाज हमेशा पॉजिटिव होते हैं और समाज में अच्छे संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए रीति रिवाजों को हम कभी निगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। आइए, कुछ रीति रिवाज होते हैं। अक्सर कहा जाता है गांव में अंधविश्वास खूब होता है, तो देखेंगे एक टॉपिक बना लेते हैं कि भैया एक अंधविश्वास भी होता है, लेकिन आजकल के सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में अंधविश्वास काफी हद तक कम हो गया है या ना के बराबर बचा हुआ है। ठीक, उनका गांव में प्रत्येक गांव का खान पान अलग अलग हो सकता है। ठीक, हमारे देश में तो कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो देखिए खान पान भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गांवों का होता है। और देखेंगे मकान। ठीक, गांव में अक्सर कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के मकान पाए जाते हैं। ढनाढ्य लोग या यूं कहें कि गांव के अमीर वर्ग के पक्के मकान होते हैं, वही अति गरीब वर्ग के कच्चे मकान होते हैं। क्योंकि हमारे टॉपिक में क्या है, विकास है, तो हम वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी पढ़ेंगे। अब बहुत कम ऐसे गांव बचे हैं जहां पर कच्चे मकान आपको मिलेंगे, अन्यथा पक्के मकान हो गए हैं अधिकतम लोगों के। अभी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में उस लक्ष्य को हासिल नहीं किया है जिसकी घोषणा की गई है। खैर, उसकी जानकारी हम बाद में लेते हैं। मनोरंजन के साधन। ठीक, गांव में मनोरंजन के साधन भी अलग अलग हो सकते हैं। एक ही खेल को अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं छोटा सा एक उदाहरण स्वयं का ही दे सकता हूं कि हमारे यहाँ आइस पैस को क्या बोलते थे, पुड़ुक पुड़ुकिया। ठीक, कहीं कहीं डब्बा गुल ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार देखिए मनोरंजन के साधन भी अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि आज के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तो यूट्यूब ही सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन हो गया। अभी यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मनोरंजन के साधन हैं रीति रिवाज, अंधविश्वास और इनकी कुछ पहनावा इनका अलग अलग गांव में हो सकता है। आप लोग तो जानते ही हैं, भारत तो एक ऐसा विशिष्ट देश है जिसमें प्रत्येक राज्य के व्यक्ति को आप केवल देख कर, ना तो उससे बात करना, ना आपको रूप रंग देखना, केवल उसके कपड़े देख लीजिए, बता देंगे आप कि ये किस राज्य से आया हुआ हो। हालांकि वर्तमान में पारंपरिक परिधानों का प्रचलन काफी कम हो गया है, सब लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तो अब यह से पहचानने में मुश्किल होती है। लेकिन अन्यथा अगर पारंपरिक परिधान या पारंपरिक पहनावे को अपने साथ कैरी किया जाए तो आप बेशक आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार हमारे ग्राम की सामाजिक संरचना या संरचना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ले ली है, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं अत्यंत न्यून होती है। अब हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड। चलिए अब हम देख लेते हैं ग्राम एवं नगर में कौन कौन सी विषमताएं विद्यमान है। पिछले स्लाइड में हम करके आ चुके हैं कि गांव की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। वही कुछ विशेषताएं शहरों में अच्छी होती हैं बस, और कुछ शहरों में तो और खराब विशेषताएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अक्सर नगरों की सड़कें या शहरों की सड़कें क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। ठीक, वहीं वहां का परिवहन साधन या परिवहन की व्यवस्था भी अच्छी होती है, और भौतिक अवसंरचनाएं जैसे बिजली और पानी भी, उनकी भी सप्लाई भी क्या होती है, अच्छी होती है। वहीं रोजगार के अवसर भी अच्छे होते हैं, क्योंकि अधिकांश उद्योग नगरों के समीप या नगरों में स्थापित किए जाते हैं, तो रोजगार के अवसर भी वहां पर अच्छे होते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी अक्सर देखी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अच्छी होती हैं। वहीं प्रौद्योगिकी का प्रयोग शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। हालांकि भारत सरकार के तमाम प्रयासों से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली, पानी, सड़क व संचार की बुनियादी सुविधाएं अच्छी हो चुकी हैं या हो रही हैं। उनको हम कहां पढ़ेंगे, विकास के चैप्टर में, योजनाओं के चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वहीं जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है
किसी भी नगर का वो क्या होता है, प्रदूषण लेवल, वहां का जो पोल्यूशन लेवल है वो उच्च होता है। वहीं पर मलिन बस्तियां इत्यादि इत्यादि नगरों की भी तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। अब हम कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो वर्तमान में 2011 की जनगणना की बात करें तो वर्तमान में शहरों में रहने वाली आबादी भारत में कुल कितनी है, लगभग 69% आबादी शहरों में रहती है, 69 पॉइंट समथिंग है, तो आप 69 के आसपास रहिए। आगे आते हैं, गांव में यह आबादी कितनी है, तो ऑब्वियस है जब 69 शहरों में तो गांव में 31% आबादी रह रही है। और 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत में कितने जिले, 640 जिले, तो भारत के 640 जिलों में 6,49,481 गांव हैं। वहीं सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं या उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जहां पर 1,07,743 गांव हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम गांव पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी कौन है, चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला सुनियोजित शहर है। तो चंडीगढ़ में कितने गांव हैं, सबसे कम 13 गांव हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।